देवदारू निबंध के विषय में हम पढ़ रहे थे। आगे देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ लगा रहता है। मज़ेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है। अलग अर्थात जो न लगे, लगता है पर नहीं लगता। ये भी कोई तुक की बात हुई? तुक की बात तब होती जब लगना अलग, लगना न होता। मतलब सबकी अनुभूतियाँ अलग है, सबको अलग अलग प्रकार से किसी भी बात या किसी भी वस्तु के विषय में जो भी अनुभूतियाँ होती हैं वो सब अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसलिए कहता हूँ कि तुक में अर्थ होता है। जिसने इस पेड़ का नाम देवदारू दिया उसे क्या लगा था, कह नहीं सकता। भाई जिसने भी इसे देवदारू का नाम दिया होगा उसे क्या महसूस हुआ और उसने इसे देवदारू का नाम दिया, इसे कौन बता सकता है? ये तो वही बता सकता है जिसने इसे ये नाम दिया। बात औरों को भी कमोबेश लगी होगी, तभी सबने मान लिया कि जो सबको लगे सो अर्थ, एक को लगे बाकी को न लगे तो अनर्थ। मतलब सार्थकता कब होती है कि जब सबको एक जैसा लगे तब तो ठीक है, लेकिन एक को लगे और बाकी को वो बात समझ में न आए तो वो अनर्थ। अलगाव को ही पुराने आचार्यों ने पृथक्त्व बुद्धि का नाम दिया है। मतलब केवल अलगाव जो अलग सा हो उसे पृथक बुद्धि का नाम इसलिए आचार्यों ने दिया है। मतलब केवल एक को ही महसूस हो और बाकी लोगों को वैसा महसूस ना हो तो एक पृथक बात कही जाएगी, पृथक जो है अनुभूति कही जाएगी, या विशिष्ट भी हम कह सकते हैं। और भी समझा कर कहा है कि यह अलगाव मैंपन का अहंकार है। अपने आप को कुछ विशिष्ट समझना, जैसे होता है ना कि मैं, तो ये मैंपन जो है वो अहंकार है। इधर कवि लोग हैं कि उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। भाई कवि तो जो है उसकी अनुभूतियाँ जो है अनंत है, वो कब क्या सोचता है, कहाँ उसका मन जाता है, कहाँ वो सोचता है, कहाँ उसका चिंतन चलता रहता है, कोई नहीं जान पाता। तो कवि की दुनिया अपनी ही अलग दुनिया होती है। खुलेआम कवि क्या कहते हैं कि देखिए आप, इधर कवि लोग हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ देखकर कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। खुलेआम कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों कहते हो बाबा कि मुझे ऐसा लग रहा है? वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है। तो खुलेआम क्यों लग रहा है? तो लग रहा है, आप उस चीज़ को अपने भीतर छिपा के रखिए ना। शायद यहाँ तात्पर्य यही है इस निबंध में कि जो तुम्हें अनुभूति हो रही लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन सामने वालों को तो वैसा नहीं लग रहा है। वह तुम्हें पागल कहेगी, पागल को भी तो कुछ ना कुछ लगता ही रहता है। मतलब जो जिसमें स्पंदन है, जिसमें जो जीवित है, जो सजीव है, उसमें कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। मगर दुनिया को देखता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। कवि को जो कुछ लगता है वह उसके लिए वाह वाह करके उसे सिर पर उठा लेती। कवि को जो कुछ लगता है उसके लिए दुनिया जो है उसको वाह वाह करके, मतलब वो जो कवि का लगना तो सबसे अलग लगना यहाँ पर माना जाता है, इसलिए लोग उसको क्या करते हैं, वाह वाह करके उसको। लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति अगर कुछ अलग सोचता है तो उसको पागलपन कहा जाता है कि अरे ये तो इसका तो अपना हिसाब है, कुछ भी सोचता है, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ ही बोरी बिरह बस के बोरो सब गाँव। अब यहाँ देखिए बिहारी की पंक्तियाँ बीच में आई है इस जो है संदर्भ को समझने के लिए। देखिए कवि बिहारी रीतिकाल के विशिष्ट कवि हैं और विभिन्न मानव मन की जो अनुभूतियाँ हैं, है ना, तो श्रृंगार, नीति सब और जो है इन सब की जो है इन्होंने त्रिवेणी एक तरह से इनके जो है दोहों में बही है। सत्सई में बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं। उन्हीं की बात याद आ गई। वो क्या कहते हैं आगे देखिए कि बात इतनी ही थी कि कोई विरह की मारी स्त्री कह रही कि मैं ही पागल हो गई हूँ या सारा गांव पागल हो गया है। मतलब उसको ऐसी अनुभूति हो रही कि वो पागल हो गई है या सारा गांव उसको पागल दिखाई दे रहा है। क्या समझकर ये लोग चांद को ठंडी किरण वाला कहते हैं कि लोग चांद की जो किरणें हैं उनको शीतल लगती है, तो वो जो विरह अग्नि में जल रही है एक विरहणी है, वो कहती है कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं कि इसे जो है ठंडी किरण वाला कहते हैं। क्या सोच करके ये इसे ठंडी किरण वाला कहते हैं? कहा जानत ये कहते हैं शशि ही शीत कर नाव। पता नहीं क्या सोच करके ये चंद्रमा को शीतल कहते हैं, ठंडा कहते हैं। विरह की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया है। यहाँ पे जो विरह वेदना इतनी ज़्यादा उसकी बढ़ गई है, उस महिला की या उस नायिका की, कि वो बौरा सी गई है, पगला सी गई है, उसका दिमाग बिगड़ गया है। जो उसको ठंडा लग रहा है वह उसे दाहक मान रही। जो सबको मतलब जो सबको अनुभूति हो रही है ठंडे की, चंद्रमा से शीतलता प्रदान जो करता है, उसकी किरणों से शीतलता मिलती है लोगों को, औरों को, लेकिन वही शीतल किरणें उस विरहिणी को या उसको जो है
अत्यंत दाहक प्रतीत हो रही है। तो ये अनुभूति अलग प्रकार की, तो सबका लगना अलग अलग होता है। यहाँ इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, पागलपन ही तो है, मगर जब बिहारी ने उसे दोहा छंद में बांध दिया तो ये बात बिल्कुल ही बदल गई। मतलब वैसे तो पागलपन सामान्य बात होती तो कहते अरे क्या पागल है, कैसी बातें करते हैं, इधर सबको तो ये शीतलता प्रदान कर रहा है, इसको ये कह रही है कि मैं जल रही हूँ विराग्नि में और ये मुझे शीतलता की जगह दाहक लग रहा है, उनकी किरणें जो है दाहक है ना, उसकी जो वीर्य वेदना को और ज़्यादा बढ़ा रही है। लेकिन चूंकि ये कवि की अनुभूति है तो यहाँ बिल्कुल बात बदल गई है। तो लोग उसको वाह वाह कह करके, जैसे ऊपर की पंक्तियों में ये संदर्भ आया है, उसका क्या है, इस पंक्तियों का महत्व बढ़ गया है। हाय हाय ये कैसी वीर्य वेदना है कि उस सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम पड़ता है। हाय हाय ये कैसी हृदय के भीतर जलने वाली विराग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। हे भगवान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान इस बालिका को भी चंद्रमा उतना ही शीतल लगे जितना उनको लगता है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि भाई इसकी विरह वेदना समाप्त हो और इसको चंद्रमा की किरणें उसी प्रकार से लगे जैसे उनको लगती है। अर्थात विरहिणी की दारुण व्यथा अब सबके चित्त की सामान्य अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी। जब कवि ने उसे विशेष छंद में बांध दिया तो विरहिणी की जो है विरह वेदना सबके चित्त की सामान्य अनुभूति के साथ वो भी कदम ताल मिला करके आगे बढ़ने लगी। और पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगना है। मतलब कवि ने जो महसूस किया वो सबको लगने लगता है, जबकि पागल का जो लगना होता है वो किसी के लिए नहीं, वो तो कहते हैं कि तो पागल है, ये अलग ही प्रकार का है, ये अनुभूतियाँ इसी को हो रही है और किसी को नहीं है। बात उलट करके जाए तो इस प्रकार होगी कि जिसको लगना सबको लगे वह कवि, मतलब जिसकी अनुभूति सबको पसंद आए, जिसकी अनुभूति में सब अपने आप को उसमें लगे कि ये हमारी जो मन की बात कह रहा है तो वो तो कवि है। और जिसका लगना सिर्फ उसे ही लगे औरों को नहीं तो वो क्या कहलाता है, पागल। स्थितियाँ देखिए आप, बात तो वही है लेकिन बात यहाँ विशिष्टता की कि कवि का सोचना कितना विशिष्ट होता है, उसकी अनुभूति कितनी विशिष्ट होती है। ये देखिए, लगने लगने में भी भेद है, मतलब लगने लगने में भेद होता है। व्यक्ति वहाँ पर देखा जा रहा है कि कौन वहाँ पर सोच रहा है, किस प्रकार की अनुभूति किसे हो रही है, ये सारी की चीज़ें वहाँ पर महत्व रखती है। जो सबको लगे वह अर्थ है और जो एक को ही लगे वह अनर्थ है। अर्थात अर्थ क्या होता है यहाँ पर, सामाजिक होता है। यह सामाजिकता का मानी जाएगी कि जो संपूर्ण समाज के लिए एक ही प्रकार की जो है व्यापकता हो, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो एक समान उसका जो है प्रभाव पड़े, तो वो अर्थ है। और केवल एक ही व्यक्ति सोच रहा है तो और किसी को उससे फर्क नहीं पड़ रहा तो उसका लगना कोई विशेष नहीं होता या उसका कोई महत्व नहीं होता है। मगर देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गांव में एक महान भूत भगवान ओझा को देवदारू की लकड़ी से भूत भगाते देखा है। अब बीच बीच में वो कथाएं यहाँ पर चलती है कि आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं। पर गांव में भूत लगते मैंने देखा है, भूत भागते भी देखा है, भूत भी लगता है और लगा लगी वहम ही होती है। आँखों को भी बिहारी कहते थे लगा लगी लोचन करे नाहक मन बंध जाए, कि नेत्र तो है लगा लगी करते हैं, एक दूसरे को निरखते हैं परखते हैं, और नाहक में मन जो है बेचारा बंध जाता है। मन नाहक अर्थात बेमतलब निरर्थक। तो इस प्रकार से देवदारू जो है निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारी भारतीय संस्कृति के वैशिष्ट्य को हमारे समक्ष जो है उसके प्रस्तुत करते हैं, उसकी विशेषताओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और इस प्रकार से हम देवदारू निबंध जो जो पढ़ते हैं, जो जो निबंध के भीतर से गुजरते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार जैसे शिव के अवधूत और कल्याणकारी रूप का भी हमने अभी इसमें पढ़ा। देवदारू किसका प्रतिनिधि के रूप में हमारे समक्ष आया है, भारतीय मनीषा की उदारता का प्रतीक रूप में, निष्प्रहता का भी है, और कवि की जो है उद्भावना है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बातों को व्याख्यायित किया है। देवदारू के बहाने वो निबंध में हमारी जो है मनुष्य या मानव मन की जो है अनुभूतियों को खंगालते हैं, टटोलते हैं, मानव मन को टटोलते हैं, उसकी खूबियों को और उसकी कमजोरियों को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। शेष हम इस निबंध को आगे हम अध्ययन करेंगे।